नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ में हुए बवाल की। रविवार को राजगढ़ की सड़कों पर हुए संग्राम को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी माइलेज लेते दिख रहे हैं। राजगढ़ में रविवार को हुए बवाल पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूरी घटना पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया। जहां दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी की निंदा की और महिला अधिकारियों की तारीफ की, वहीं बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यकर्ताओं से मिलने राजगढ़ पहुंचा और घटना की जानकारी लेने के बाद दल में शामिल विधायक विश्वास सारंग ने सीधे सीधे पूरी घटना के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, बीजेपी के ही दूसरे विधायक रामेश्वर शर्मा इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह गए कि हिंदुओं पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह को गर्व होना स्वाभाविक है। इस पूरे घटना की स्क्रिप्ट दिग्विजय सिंह जी ने ही लिखवाई है, क्योंकि वही आकर ऐसे अधिकारी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उनको यदि संरक्षण देने की वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट दिग्विजय सिंह जी ने लिखवाई है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश में अधिकारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और देशभक्तों को दबाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी को तो गर्व इसलिए होना उचित ही है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को जब जब हिंदू पिटता है तो दिग्विजय सिंह जी के मन में खुशी होती है, कांग्रेस के मन में खुशी होती है, सोनिया गांधी जी के मन में खुशी होती है, अब शायद कमलनाथ जी के मन में भी खुशी होने लगी होगी। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने महिला अधिकारियों के साथ हुई अभद्रता के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार 5 साल से आगे भी चलने वाली है। धारा 144 तोड़कर महिला कलेक्टर और महिला डिप्टी कलेक्टर एसडीएम पर जिस तरह से वहां पर हमला हुआ है वो निंदनीय है। ऐसा है कि ये जो बात कह रहे हैं वक्त बदलेगा, तो वक्त बदला है इसलिए बौखाए हुए हैं। ये कमलनाथ जी की सरकार 5 साल नहीं 10 साल नहीं बहुत लंबी चलेगी। बहरहाल राजगढ़ विवाद के बहाने कांग्रेस जहां बीजेपी पर महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप मढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाने का आरोप लगा रही है, जिसे कह सकते हैं कि फिलहाल इस मामले पर राजनीति जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजगढ़ से मनीष और भोपाल से पूजा माथुर की रिपोर्ट। क्या उम्र की सीमा हो, एक बार फिर क्वेश्चन मार्क लगा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लोगों को राज्यपाल न बनाया जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भोपाल आई हुई थीं और वहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। इसके अलावा अनुसुईया उइके ने यह भी कहा कि नेहरू युवा केंद्र का नाम बदला जाए, स्वामी विवेकानंद केंद्र ये रखा जाए। ये बात उन्होंने कही उम्र को लेकर और नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलने को लेकर। मैंने कहा कि जनरली होता यही है कि 65, 70, 75 के लोग राज्यपाल अभी तक बने हैं, कुछ ही 1-2 छोड़कर। तो मैं तो अभी 65 के ऊपर पार नहीं हुई हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आपने इतनी जल्दी मुझे ये दायित्व क्यों दे दिया। तो उनका ये कहना था कि जो गवर्नर होते हैं वो प्रदेश में एक एक्टिव रूप में और अच्छा कार्य कर सके, और जिस तरीके से वहाँ जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नर हाउस से बाहर नहीं निकल पाते और समाज और क्षेत्रों में लोगों की समस्या या उसका समाधान करने की दिशा में दौरे नहीं करते, तो मैं चाहता हूं कि ये परंपरा टूटे और काम करने वाले चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो और उसको गवर्नर बनाए, और उन्होंने एक शुरुआत किया। और राज्यपाल के बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल सीधे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। रही बात नेहरू जी और विवेकानंद की, तो आपस में कोई तुलना नहीं है। विवेकानंद जी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर हैं, विवेकानंद जी जाति पंथ क्षेत्र से ऊपर हैं और विवेकानंद जी की सीमाओं के पार भी स्वीकार्यता है। तो मुझे लगता है कि उनसे उनकी कोई तुलना नहीं है।
मैं समझता हूं कि ये राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख की व्यवस्था है। इसमें महामहिम राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ की हैं उन्होंने जरूर टिप्पणी की होगी, पर इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी और या अधिकृत तौर पर केंद्र सरकार ही कोई टिप्पणी करे। और जैसे कि आपने सुना, रजनीश अग्रवाल जिक्र कर रहे थे विवेकानंद का। दरअसल अनुसुईया उइके ने एक और बयान दिया था आज ही भोपाल में। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद केंद्र रखने का सुझाव दिया। तौर पर बोली कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में युवा खेल मंत्रालय के द्वारा इसका जो नाम रखा है नेहरू युवा केंद्र, तो मैं ये चाह रही थी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नेहरू जी तो रहे हैं, ये तो सब एक बड़े सारे देश के, और उनको एक चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं और वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, एक मार्गदर्शक, अगर इसका नाम मैंने तो रखा कि अगर इसको नेहरू युवा केंद्र की जगह अगर स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जेपी नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और कह सकते हैं कि वह पार्टी में पीएम मोदी, अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के नए अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए हैं। उनका कार्यकाल 2022 तक होगा। पार्टी के संगठन चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का निर्विरोध निर्वाचन बताता है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के कितने खास हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के मौके पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और जेपी नड्डा को बधाई दी। हिमाचल के लोगों को लगता होगा कि आज हिमाचल का एक बेटा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लेकिन जितना हक हिमाचल वालों का है उससे ज्यादा हक बिहार वालों का है, क्योंकि नड्डा जी का पूरा कैरियर, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बिहार में ही हुआ है। आज नड्डा जी हमारे अध्यक्ष बने हैं और नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब आगे पार्टी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए हम तैयार हैं। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे छूट गए हैं जहां अभी भी हमें चुनावी सफलता प्राप्त करनी बाकी है। अभी भी हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाना बाकी छूटा है। तो मैं आज नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को आज आह्वान भी करना चाहता हूं कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वहीं जेपी नड्डा के सर्वानुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मध्य प्रदेश में भी खुशी का माहौल है। खासकर जबलपुर वासी कुछ ज्यादा ही खुश हैं, क्योंकि जेपी नड्डा संस्कार धानी के दामाद हैं। जेपी नड्डा की सास जयश्री बनर्जी भी पूर्व सांसद रही हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं कि हमारे जीजा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रदेश, महाकौशल और जबलपुर तीनों का ही स्थान अब कुछ और रहेगा संगठन में, और हम लोग खूब जोर शोर से काम करेंगे और ये जो कठिन दौर से भी पार्टी गुजर रही है इसको हम ओवरकम करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट आगे के समय, आने वाले समय में हम देंगे। नड्डा के अब तक के राजनीतिक प्रोफाइल की बात करें तो उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ और उन्होंने बिहार से छात्र राजनीति की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो राजनीति के शिखर पर चढ़ते गए। हिमाचल में 3 बार विधायक बने, प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने, वहां से पार्टी के केंद्रीय संगठन में आ गए जहां उनको पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, केंद्र में मंत्री भी बने और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कह सकते हैं कि संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नड्डा अब पार्टी में पीएम मोदी, अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बच्चों के साथ परीक्षाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए, साथ ही बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के सवालों के जवाब भी दिए। जबलपुर की छात्रा ने भी उनसे सवाल पूछे। पीएम मोदी ने चर्चा में क्या कुछ कहा, देखिए। दोस्त बन करके
आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं। इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से खचाखच भरे ताल कटोरा स्टेडियम में मुखातिब हुए। परीक्षा पर चर्चा का ये तीसरा संस्करण था और पिछले 2 संस्करणों की तरह ही पीएम मोदी ने यहाँ बच्चों को परीक्षा का तनाव दूर करने के कई टिप्स दिए। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। पीएम मोदी ने यहाँ चंद्रयान मिशन का उदाहरण भी दिया और कहा कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े। वहीं पीएम मोदी सर की क्लास में जबलपुर की गढ़ा की केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्राजक्ता ने भी पीएम से सवाल पूछे, जिसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। My name is Prajakta Atankar from Kendriya Vidyalaya Garha, Jabalpur, MP. My question to Honorable Prime Minister: the balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children. आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है। उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। जब बालक अल्फाबेट सीखता है, ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद 2-2 अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर 3 अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर 2-2 शब्दों को सीखेगा। शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 वो कहाँ पहुँच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था। हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने, जानने के लिए एक अवसर देती है। उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। पीएम जहां ताल कटोरा स्टेडियम में बच्चों से संवाद कर रहे थे, इस दौरान भोपाल और जबलपुर में भी छात्रों ने पीएम मोदी की बात को ध्यान से सुना। परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 25 देशों के 15 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हुए। इससे पहले ताल कटोरा स्टेडियम में पीएम ने एक प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। यहाँ बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स, स्टैचू और तस्वीरों के बारे में पीएम को जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद बड़े बयान की बात करेंगे। टीकमगढ़ से ये बयान है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भविष्यवाणी की है, इसे भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। 15 दिन के अंदर पीसीसी चीफ के नाम का ऐलान होगा और एक बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति पीसीसी की कमान संभालेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सिंधिया जी भी बड़े ऊर्जावान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सिंधिया जी का नेतृत्व खोना नहीं चाहते, ये बात भी उन्होंने कही। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए 4 से 5 नाम हैं कांग्रेस के पास। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। सस्पेंस के साथ साथ ये जो 4 से 5 लोग हैं, इसके अलावा भी और जो लोग हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। किसान सम्मान निधि को मोहताज प्रदेश के किसान क्या नए साल में इस योजना का लाभ ले पाएंगे? इससे लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ होती दिख रही है। सरकार ने किसानों से जुड़ी जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी है। ये कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव का। अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर वो पहुंचे हुए थे सचिन यादव। उन्होंने योजना को लेकर राज्य की स्थिति को साफ कर दिया। केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कहा कि केंद्र की बनाई योजनाएं सिर्फ कागज तक सीमित हैं, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए संकल्पित है।
गरीबों का हक छीनने का काम करते हैं, ना सिर्फ सरकार को का राजस्व में घाटा करने का काम करते हैं, बल्कि एक पूरे समाज में एक बुराई का एक माहौल जो है, एक डर और भय का माहौल ये लोग। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदगी देखकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। वो फावड़ा लेकर खुद सफाई में जुट गए। हालांकि वो बड़ा गणपति के सरकारी वेयर हाउस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन परिसर में गंदगी उन्होंने देखी, नाराज हो गए। इसके बाद तत्काल नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाए और निर्देश दिए कि तत्काल ये व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। फटकार भी लगाई। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से न्यूज 18 ने बातचीत भी की। इंदौर दौरे पर पहुंचे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सबसे पहले राशन दुकानों का दौरा किया, औचक निरीक्षण किया। उसके बाद वेयर हाउस पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वेयर हाउस में गंदगी देखी तो वो खुद सफाई में जुट गए। अक्सर मंत्री जी आपको दिखाई देते हो ग्वालियर में नालियों की सफाई करते वो दिखते हैं, लेकिन इंदौर सबसे साफ शहर है। लेकिन वहाँ के वेयर हाउस में जब वो गंदगी उन्होंने देखी तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया और खुद वो सफाई में जुटे हुए हैं। जी बताइए, आपने यहाँ गंदगी देखी, आप खुद सफाई में लग गए। ये गंदगी है, इसको स्वच्छ रहना चाहिए, इसलिए सफाई कर रहा हूँ। ये सबसे स्वच्छ शहर है देश का, उसमें इस तरह की गंदगी दिखाई दी आपको? देखो, थोड़ा बहुत यहाँ निगाह नहीं पड़ी होंगी किसी की, तो गंदगी है। तो मेरा भी कर्तव्य है, मैं भी नागरिक हूँ इस प्रदेश का, इस सरकार का हिस्सा हूँ, और एक हिस्सा होने के साथ साथ एक इंसान हूँ। तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दायित्व मेरा भी है, वो दायित्व मैंने पूरा किया। क्या निर्देश आपने दिए वेयर हाउस के कर्मचारियों को, खासतौर से जो आपने यहाँ गंदगी देखी उसको लेकर? ये निर्णय आपको दिखेगा, अभी इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपने नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाने की बात कही? बिल्कुल कहा है अभी कमिश्नर नगर निगम को, वो यहाँ से ये कचरा है इसको उठवाए। देखिए, मंत्री का कहना है कि वो भी एक नागरिक हैं और नागरिक का कर्तव्य है कि वो साफ सफाई रखें, इसलिए उन्हें जब यहाँ कचरा दिखाई दिया तो उन्हें न केवल साफ सफाई की बल्कि नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाकर उनको भी साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। रतलाम से बड़ी खबर, दो पक्षों में भिड़ंत हो गई है और जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चल गए। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट शुरू हुई और विवाद देखते ही देखते इस तरीके से इसने खूनी रंग ले लिया। लाठी, डंडे और पत्थर चलने लगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से जमीन का विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। पिपलौदा गांव की पूरी घटना है। मां और बेटे जख्मी हैं, जिला अस्पताल में इनका इलाज जारी है। पिपलौदा थाना इलाका लगता है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रतलाम के पिपलौदा गांव की तस्वीरें। जमीन विवाद इस हद तक हिंसक हुआ कि जमकर लाठी, डंडे, पत्थर चलने लगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर ये बातचीत शुरू हुई। विवाद पुराना था, बातचीत धीरे धीरे विवाद में तब्दील हुई और विवाद हिंसक मारपीट में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते ये देख रहे हैं आप, महिलाएं तक हाथों में ईंट पत्थर लेकर बरसा रही हैं दूसरे पक्ष पर। मां और बेटे जख्मी हैं, एक ही परिवार के, इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। खरगोन के बलवाड़ा में आज सीआईएसएफ की फायरिंग रेंज के पास एक खेत में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसमें 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई है। मोहित नाम का यह लड़का है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे बलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़वाह एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव और बलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। खरगोन की एफएसएल टीम इस मामले की जांच करेगी और तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ है। एसडीओपी गए हुए हैं मौके पे। जो हमें प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई है यहाँ पे कि वहाँ पे कोई ग्रेनेड था जो टूटे हुए फायर किए हुए ग्रेनेड रहते हैं, चूँकि वहीं बगल में फायरिंग रेंज है सीआईएसएफ की, वहाँ से ये लोग बिन के ले आते हैं। उसी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक 12 साल का बच्चा एक्सपायर हुआ है, एक 25 साल का युवक। और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरे लेटर के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। प्रज्ञा ठाकुर के मामले में मोड़ बहुत आते हैं।
अब ये नया मोड़ क्या है? एटीएस की गिरफ्त में आए आरोपी डॉक्टर ने पूछताछ में लेटर से जुड़ा एक खुलासा किया। आरोपी डॉक्टर ने अपने परिवार को फंसाने के लिए ये साजिश रची थी। एटीएस ने जांच के बाद नांदेड़ से आरोपी डॉक्टर अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था और उसी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉक्टर रहमान ने अपने भाई और मां के साथ साथ रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बदला लेने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जगह जगह धमकी भरे लेटर भेज दिए। पाउडर के बारे में पूछा गया, जो शुरुआत में बताया जा रहा था कि एंथ्रेक्स हो सकता है, उसने कहा वो बारूद का पाउडर था। और आपको याद